तो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 30 एमसीक्यू जो साइंस का प्रश्न लाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले ईयर्स में जो ग्रुप डी में पूछा गया था सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं ये सारे प्रश्न है। जो वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करते हैं इसका बिना किसी लेट कर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कौन सा कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ इथेन है, ऑप्शन बी में दिया हुआ मीथेन है, ऑप्शन सी में फ्लोरीन है, ऑप्शन डी में बेंजीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूना सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर पतली परत बन सके। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCl2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में CaO दिया हुआ है, ऑप्शन सी में CaCO3 दिया हुआ है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है CaSO दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चूना सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है ताकि दीवारों पर पतली परत बन सके। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्टिनाइड की परमाणुक संख्या क्या होती है। यानी एक्टिनाइड के श्रेणी में तत्व होता है उसका परमाणुक संख्या क्या होता है। तो एक्टिनाइड की संख्या परमाणुक होता है 90 से 103 में जो तत्व रखा गया है उसका परमाणु संख्या 90 से 103 होगा जो एक्टिनाइड के श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका परमाणु क्रमांक है जो 58 से 71 है जो लिथेनाइड के श्रेणी में रखा गया है, और 90 से 103 है जो एक्टिनाइड के श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन्ना डैश का बाय भाग है। यानी पिन्ना किस अंग का बाय भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाक है, ऑप्शन बी में अंगुलियां हैं, ऑप्शन सी में कान है, ऑप्शन डी में आँख है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिन्ना जो है कान का बाय भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार जी का मान घटता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ भार है, ऑप्शन बी में ऊंचाई है, ऑप्शन सी में आयाम है, ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्रव्यमान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार जी का मान घटता है तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति कितना है 208 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो 400 मीटर पर सेकेंड है। यानी आवृत्ति को एन से डोनेट करते हैं, एन बराबर कितना है 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, और इसका गति कितना यानी भी बराबर कितना दिया हुआ है 400 हर्ट्ज है, 400 मीटर पर सेकेंड है। तो एन बराबर यानी लेमडा तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है ना, इसका तरंग चाल बराबर यानी भी बराबर होता है, भी बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा हो जाएगा। तो भी का मान कितना है 400 मीटर पर सेकेंड है, इसका आवृत्ति कितना है 200 हर्ट्ज है। लेमडा यानी लेमडा को एक्स मान लीजिए, तरंगदैर्घ्य 2 दूनी 4 यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। तो बर्फ है जो
273 केल्विन पर गलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा। ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर हो जाएगा। प्रतिरोध को आधा, पहले आर था इसको r/2 कर देते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं आई बराबर हो जाएगा, ऊपर 2 चल जाएगा तो 2v/r हो जाएगा। यानी आई बराबर v/r को क्या आई नहीं लिख सकते हैं, v/r को हम आई दे सकते हैं तो यहाँ पर 2i हो जाएगा। यानी धारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जो हो गया, किसी धारा को जाने में जो विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रति रुकावट है उसका अगर आधा होगा तो प्रतिरोध ऐसे भी 2 गुना होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 गुना है, ये नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, तो 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध आधा करेंगे तो इसका धारा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। यानी कौन सा ध्वनि जो है मनुष्य की आवृत्ति के लिए सुन नहीं सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 22 हर्ट्ज है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो 100 हर्ट्ज है। ऑप्शन सी में दिया है जो 20,000 हर्ट्ज है। ऑप्शन डी में 18 हर्ट्ज दिया हुआ है, 18,000 हर्ट्ज दिया है। तो जो मनुष्य के द्वारा सुना जाता है आवृत्ति है जो 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ऑप्शन ई कितना दिया हुआ है, 20,000 हर्ट्ज है। तो ऑप्शन ए जिसका मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जाता, बाकी सब ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाला है जो सब बाकी सब सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 22,000 हर्ट्ज मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रहर में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मूला अंकुर है। ऑप्शन बी में परांकुर है। ऑप्शन सी में जो है युग्मज है। ऑप्शन बी में डी में जो बीज पत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परांकुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, मटर के पौधे में कैरेक्टर का रिसेसिव होते हैं, कैसा होते हैं, झुर्रीदार बीज की राउंड सीट होते हैं कि पीला बीज होते हैं कि हरी फली होते हैं। तो मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव जो होता है झुर्रीदार का बीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक नहीं है चौक जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको खड़िया बोलते हैं CaCO3 हो गया, यौगिक नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये यौगिक है जिसका सूत्र होगा वो यौगिक होगा लेड है। ऑप्शन सी में सल्फर ऑक्साइड है। ऑप्शन डी में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो लीड जो हो जाएगा एक यौगिक नहीं है क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता है, बाकी सबका सूत्र होता है। चौक का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो लीड है जो एक यौगिक नहीं है, बाकी सब यौगिक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गतिमान कार, तो गतिमान कार है उसमें गतिज ऊर्जा होगा। लुढ़कता हुआ पत्थर जब गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। गिरता हुआ पानी गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। उठा हुआ हथौड़ा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है, गति नहीं होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर के रूपरेखा नहीं होती है वे समूह में आते हैं। डैश कौन सा समूह में आते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। थाइलोफाइटा समूह में आते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर का रूपरेखा नहीं होते हैं जो थाइलोफाइटा समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। एकमात्र अधातु है जो क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन धातु को आवर्त तत्व भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय धातु के साथ एकमात्र धातु को रखा गया हाइड्रोजन को, इसीलिए आवर्त तत्व भी बोला जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक कार्बन परमाणु में 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआमी संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिआमी संरचना का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ डायमंड है, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी में मीथेन है, ऑप्शन डी में क्या हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इथेन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डायमंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड हो, जो प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं डायमंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में फिर दोबारा आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, ना मिले तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे फलों को पकना, फल को पकने के बाद फिर पिछले अवस्था में आएगा। जैसे कच्चा था फल, कोई फल को पक जाने के बाद फिर पका हुआ फल कच्चा अवस्था में नहीं आएगा, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। बी में ऑप्शन दिया है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना यानी बर्फ़ को पिघल जाने के बाद फिर बर्फ़ अवस्था में आ सकता है, तो क्या हो गया भौतिक परिवर्तन है। मिल जाए भौतिक परिवर्तन, ना मिले तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, दही जमने के बाद फिर दूध नहीं ला पाएंगे। ऑप्शन ए क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वित होना, अंगूर का किण्वित होना नहीं, अंगूर को सड़ जाने के बाद फिर अच्छा होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ को पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। पादप जगत में उभयचर जो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारण करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तरंग ध्वनि। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो तरंग के आयाम है। ऑप्शन तरंग के स्वर की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैश के एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित किया जाता है, तो माध्यम की प्रकृति पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यम के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 होगा, यानी क्या करना पड़ेगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना है, यानी के से कहाँ जाना है सेल्सियस में। केल्विन पैमाने से सेल्सियस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। इसका कोडिंग अक्षर के का कितना होता है 11 होता है, और सी का कितना होता है 3 होता है। तो 1103 में जाना है तो क्या हो रहा है घट रहा है, यानी केल्विन से सेल्सियस में जाएगा। हमेशा याद रखिए तो क्या होगा घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेल्सियस में केल्विन में जाना है तो 3 से 11 में जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में जाना है। केल्विन पैमाने से सेल्सियस में जाना नहीं, 11 से 3 में जाना है तो घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों को सबसे बड़ा समूह है, यानी डैश कदाचित जानवरों के सबसे बड़ा समूह कौन है, तो आर्थ्रोपोडा समूह जो कदाचित जानवरों के लिए सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन 40 है, ऑप्शन बी में कार्बन 30 है, ऑप्शन सी में कार्बन 50 है, ऑप्शन डी में कार्बन 60 है। कार्बन 60 को जो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलरीन है जो कार्बन के ही भाग है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है, ऑप्शन ए में दिया है त्वचा है, ऑप्शन बी में गुर्दा है, ऑप्शन सी में पेट है, ऑप्शन डी में दिमाग है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है। दो कक्षीय हृदय होता है कि एक कक्षीय हृदय होता है कि तीन कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन डी में जो चार कक्षीय हृदय होता है। तो उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों जो है तीन कक्षीय हृदय वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में जो तीन कक्षीय हृदय होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो यानी इसका के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 गुने एम का मान कितना दिया हुआ है 15 kg है, वी का मान 7² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 गुने 7 सत्ते 49 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी 7.5 गुने 49 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा लगभग यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3.367.5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में 6 कार्बन परमाणुओं को 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यानी कौन सा जो परमाणु जिसमें 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका बेंजीन हो जाएगा C6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H6 हो जाएगा। जो 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया कंपन है, ऑप्शन बी में जो घूर्णन है, ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में जो अपवर्तन है, ऑप्शन डी में जो परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है, तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर किस बात पर निर्भर करता है। विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, कि प्रयुक्त बल पर, कि वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी कार्य जो W बराबर होता है FS cos थीटा होता है। यानी W जो कार्य हो गया, F जो बल हो गया, S जो हो गया विस्थापन हो गया, cos थीटा हो जाएगा। यानी W बराबर FS cos थीटा होता है। तो विस्थापन पर बिल्कुल सही, विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर होता है, तो W बराबर FS cos थीटा बिल्कुल भी कोण पर निर्भर करता है। प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल बल पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी W बराबर FS cos थीटा हो जाएगा। यानी बल और कोण और विस्थापन पर निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा ABC तीनों हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ABC किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ABC है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, 220 स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है 1200 है, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्टेज है, तो धारा बराबर क्या होगा। भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से आई आर होता है। भी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट है, यानी 220 वोल्ट बराबर आई कितना दिया हुआ, आई तो पूछ ही रहा है, आर कितना दिया हुआ है 1200 है, तो इसका आई पूछ रहा है क्या होगा धारा। इसमें काट दीजिए यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 22/120 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर धारा खींचती है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है। Q बराबर होता है आई गुने टी होता है, Q बराबर आई गुने टी होता है, Q बराबर आई टी होता है, यानी Q हमारा आवेश हो गया, आई यानी धारा कितना दिया हुआ 0.8 एम्पीयर है, पॉइंट उड़ाइएगा तो 8 बटे 10 एम्पीयर हो जाएगा। टी समय कितना दिया हुआ 3 मिनट, समय हमेशा सेकंड में लेना है, तो 3 मिनट को 60 सेकंड में बदलिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, 3 मिनट में कितना होगा 3 गुने 60 हो जाएगा। इसको काटिए, छोटी 18 18 44 यानी Q बराबर आवेश कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 30 क्वेश्चन में आप कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक